दोस्तों कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 40 साल पहले एशिया के दो बड़े देश भारत और चीन एक जैसी महत्वाकांक्षाएं लेकर आगे बढ़े थे। दोनों देशों का सपना था कि वे अपनी वायुसेना के लिए ऐसे लड़ाकू विमान बनाएं जो किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर न हो। दोनों देशों ने 1980 के दशक में स्वदेशी लड़ाकू विमान और जेट इंजन कार्यक्रम शुरू किए। दोनों सोवियत और बाद में रूसी तकनीक से सीख रहे थे। दोनों के सामने संसाधनों, तकनीक और अनुभव की चुनौतियां भी थीं। लेकिन आज जब हम 2026 में खड़े होकर पीछे देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। चीन सैकड़ों की संख्या में 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ फाइटर बना रहा है। J-35 को अपनी नौसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है और उसके पास WS-10 तथा WS-15 जैसे स्वदेशी इंजन मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत ने तेजस जैसे सफल लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसका कावेरी इंजन कार्यक्रम अभी तक अपने मूल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है और एमका जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का भविष्य भी इंजन संबंधी महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्भर है। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय साथ शुरू हुई दौड़ में चीन इतनी तेजी से आगे निकल गया? क्या भारत ने कोई गलती की? क्या चीन के पास कोई जादुई तकनीक थी या फिर कहानी कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम कावेरी इंजन से J-20 तक की पूरी कहानी समझेंगे और जानेंगे कि लड़ाकू विमान इंजन की दुनिया में असली ताकत आखिर क्या होती है। दोस्तों किसी भी लड़ाकू विमानों को देखकर लोग अक्सर उसकी रफ्तार, मिसाइलों, स्टील डिजाइन या रडार क्षमता की बात करते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी फाइटर जेट की असली आत्मा उसका इंजन होता है। यदि इंजन नहीं है तो सबसे आधुनिक विमान भी सिर्फ धातु का एक ढांचा बनकर रह जाता है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो आधुनिक सैन्य टर्बोफैन इंजन बना सकते हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस क्षमता को विकसित करने में दशकों लगाए हैं। यही कारण है कि इंजन तकनीक को सैन्य दुनिया का सबसे कठिन इंजीनियरिंग क्षेत्र माना जाता है। जब 1980 का दशक चल रहा था तब भारत और चीन दोनों इस सच्चाई को समझ चुके थे। भारत ने कावेरी इंजन कार्यक्रम शुरू किया, चीन ने भी अपने स्वदेशी इंजन कार्यक्रमों पर काम शुरू किया। उस समय दोनों देशों के पास आधुनिक जेट बनाने का अनुभव लगभग ना के बराबर था। दोनों विदेशी तकनीक से सीख रहे थे। दोनों को धातु विज्ञान, उच्च तापमान सामग्री, टरबाइन डिजाइन, एरोडायनामिक्स और अत्यधिक सटीक विनिर्माण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें 1990 के दशक के चीन की ओर देखना होगा। उस समय चीन की वायुसेना आज जैसी शक्तिशाली नहीं थी। उसके अधिकांश विमान पुराने सोवियत डिजाइनों पर आधारित थे। J-7 और J-8 जैसे विमान मूल रूप से MiG-21 और उससे जुड़े विकास थे। अमेरिका उस समय F-15, F-16, F-A-18 और F-117 और V-2 जैसे अत्याधुनिक विमान संचालित कर रहा था। चीन तकनीकी रूप से बहुत पीछे था, लेकिन यहीं पर बीजिंग ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आने वाले दशकों की दिशा तय कर दी। उसने स्वीकार किया कि वह पीछे है और उसे लंबी दौड़ दौड़नी होगी। चीन ने तात्कालिक सफलता की जगह दीर्घकालिक निर्माण पर ध्यान दिया। उसने पहले J-10 विकसित किया। यह विमान चीन का पहला वास्तविक आधुनिक 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना गया। J-10 कोई पूर्ण विमान नहीं था, लेकिन उसने चीन को डिजाइन, परीक्षण, उत्पादन और संचालन का अनुभव दिया। उसके बाद चीन ने J-11, J-16 और फिर J-20 जैसे कार्यक्रम शुरू किए। कई बार असफलताएं मिली, कई बार इंजन फेल हुए, कई बार परियोजना में देरी हुई, लेकिन कार्यक्रम बंद नहीं हुए। यहीं से भारत और चीन की कहानी अलग होने लगती है। भारत में भी तेजस कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना को तत्काल आवश्यकता थी एक विश्वसनीय लड़ाकू विमान की। कावेरी इंजन अपने निर्धारित प्रदर्शन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में अमेरिका के GE F404 इंजन का चयन किया गया। बाद में GE F414 इंजन की ओर भी कदम बढ़े। सैन्य दृष्टि से यह फैसला बिल्कुल तर्कसंगत था, क्योंकि वायुसेना को एक ऐसा विमान चाहिए था जो वास्तव में उड़ सके और युद्ध के लिए तैयार हो सके। लेकिन इसका परिणाम यह भी हुआ कि स्वदेशी इंजन विकास पर दबाव अपेक्षाकृत कम हो गया। अब सवाल यह है कि जेट इंजन बनाना इतना कठिन क्यों है? इसका उत्तर बेहद दिलचस्प है। एक आधुनिक सैन्य इंजन के अंदर तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। यह तापमान कई धातुओं के पिघलने के तापमान से अधिक होता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को ऐसी विशेष मिश्र धातुएं विकसित करनी पड़ती हैं जो पिघले नहीं, टूटे नहीं और हजारों घंटे तक लगातार काम करती रहे। इसके अलावा टरबाइन ब्लेड इतने सटीक बनाए जाते हैं कि उनमें माइक्रोग्रेन स्तर की त्रुटि भी पूरे इंजन को नष्ट कर सकती है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश देश फाइटर जेट तो बना सकते हैं, लेकिन इंजन नहीं बना सकते। चीन के शुरुआती इंजन कार्यक्रम भी असफल रहे। WS-10 इसके शुरुआती संस्करणों के बारे में कहा जाता है
कि उन्हें बहुत कम उड़ान घंटों के बाद मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। कई इंजनों में गंभीर समस्याएं सामने आईं, कई विमानों को जमीन पर खड़ा रखना पड़ा, लेकिन चीन ने इसे विफलता नहीं माना। उसने डेटा माना, हर खराबी को रिकॉर्ड किया गया, हर त्रुटि का अध्ययन किया गया, हर असफल परीक्षण से सीख ली गई। 2010 के बाद चीन ने टू इंजन्स पहल के तहत विशाल निवेश शुरू किया। अरबों डॉलर सुपर एलॉय, धातु विज्ञान अनुसंधान केंद्रों, परीक्षण सुविधाओं और विशेष इंजीनियरिंग संस्थानों पर खर्च किए गए। हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को केवल इंजन विकास के लिए लगाया गया। धीरे धीरे WS-10 में सुधार हुआ, फिर WS-15 जैसे अधिक शक्तिशाली इंजन सामने आने लगे। आज चीन के कई J-20 लड़ाकू विमान स्वदेशी इंजनों के साथ उड़ रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। कई लोग कहते हैं कि चीन ने केवल तकनीक की नकल की, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। नकल करके कोई विमान का आकार तो समझ सकता है, लेकिन उससे इंजन की धातु विज्ञान, उत्पादन प्रक्रिया, परीक्षण संस्कृति और विश्वसनीयता विकसित नहीं होती। यदि केवल नकल से काम चल जाता तो दुनिया के दर्जनों देश 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहे होते। वास्तव में चीन ने विदेशी तकनीक से सीखा, लेकिन फिर दशकों तक निवेश करके अपनी औद्योगिक क्षमता भी विकसित की। दूसरी तरफ भारत की भी अपनी उपलब्धियां भी कम नहीं है। तेजस कार्यक्रम को अक्सर कम करके आंका जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी देश के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तेजस ने भारत को फ्लाई बाय वायर सिस्टम, कंपोजिट संरचना, एवियोनिक्स एकीकरण और आधुनिक विमान डिजाइन का अनुभव दिया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, अग्नि श्रृंखला, ए-सैट क्षमता, चंद्रयान और गगनयान जैसी परियोजनाओं में अपनी इंजीनियरिंग क्षमता साबित की है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। असल अंतर संस्थागत दृष्टिकोण में दिखाई देता है। चीन ने 2016 में एरो इंजन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी AECC की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य इंजन अनुसंधान, उत्पादन और विकास को एकीकृत करना था। हजारों इंजीनियरों और विशाल सरकारी निवेश के साथ AECC को एक राष्ट्रीय मिशन बनाया गया। इसका लक्ष्य था कि चीन के पास अपना जनरल इलेक्ट्रिक या रॉल्स रॉयस जैसा इंजन उद्योग हो। भारत में DRDO, HAL, GTRE, निजी उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि इसे और अधिक एकीकृत, तेज और परिणाम केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। कई बार परियोजनाओं में देरी होती है, निर्णय लेने में समय लगता है और संसाधनों का बिखराव दिखाई देता है। यही कारण है कि आज भी इंजन विकास भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत दौड़ हार चुका है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में भारत आज एक नए अवसर के सामने खड़ा है। M का कार्यक्रम, तेजस MK2, TED-VF और भविष्य के स्वदेशी इंजन कार्यक्रम भारत को एक नई दिशा दे सकते हैं। फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस के साथ 120 किलो न्यूटन श्रेणी के इंजन के सह विकास पर चल रही चर्चाएं केवल इंजन खरीदने की बात नहीं है। यह भारत के लिए एक संपूर्ण इंजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का अवसर हो सकता है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न वही है जो चीन ने 4 दशक पहले स्वयं से पूछा था। क्या भारत दशकों तक निवेश करने को तैयार है? क्या भारत बार बार असफल होने के बाद भी कार्यक्रम जारी रखेगा? क्या भारत ऐसी संस्थागत संरचना बना पाएगा जो केवल इंजन नहीं बल्कि इंजन बनाने की क्षमता विकसित करे? इतिहास बताता है कि तकनीकी महाशक्ति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमेरिका ने 10 को लगाए, रूस ने भी 10 को लगा दिए, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी 10 को गवाए। चीन ने भी लगभग 30 से 40 वर्षों तक लगातार प्रयास किया। इसलिए भारत के सामने भी वही चुनौती है। यदि देश दीर्घकालिक दृष्टि से निवेश करता है, निजी उद्योग को जोड़ता है, अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करता है और इंजन विकास को राष्ट्रीय रणनीति का मिशन बनाता है, तो आने वाले वर्षों में तस्वीर बदल सकती है। आज जब चीन J-20 का उत्पादन कर रहा है और अमेरिका NGAD तथा V-21 जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है, तब भारत के लिए समय केवल तुलना करने का नहीं है बल्कि सीखने का है। असली सबक यह नहीं है कि चीन आगे निकल गया। असली सबक यह है कि तकनीकी संप्रभुता का रास्ता लंबा है, महंगा है और कठिन होता है। जो देश बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे हमेशा खरीदार बने रहते हैं। जो देश असफलताओं के बावजूद डटे रहते हैं वे ही निर्माता बनते हैं।